हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ स्वयं की समझ का सेशनल बता रही हूँ और ये बीएड सेकंड ईयर का है पेपर, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस, जिसमें हम स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसकी जो विशेषता क्या है, ये सारा हम जानेंगे। और इसी तरह से प्रेजुडिस की भी जो है मीनिंग, उसका डेफिनेशन, क्या डेवलपमेंट है, क्या यूज़ है, टाइप्स क्या है और डिफरेंस क्या है स्टीरियोटाइप में और प्रेजुडिस में। तो ये सारा जो है हमारा सेशनल इस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस यानी कि रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह के बारे में बताया है। स्टीरियोटाइप को क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िबद्धता, रूढ़ियुक्त एक प्रकार का अवैज्ञानिक निर्णय या प्रत्यय है जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का वर्गीकरण आता है। अब हमने यहाँ इसका हम अर्थ बता रहे हैं कि रूढ़ियुक्त का अंग्रेजी रूपांतरण स्टीरियोटाइप है, जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले वॉल्टर लिपमैन ने अपनी जो पुस्तक है वो पब्लिक ओपिनियन में किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक तख्ती जो रूढ़ी का कार्य करती है। एक तख्ती जो रूढ़ी का कार्य करती है, जैसे सांचे में ढलकर एक प्रकार की अनेक वस्तुएं गढ़ी जा सकती हैं, वैसे ही अनेक वृत्तियों, विचारों इत्यादि को एक सांचे में डालकर एक ही प्रकार का समरूप बनाकर उन्हें व्यक्तियों के मस्तिष्क में अंकित किया जा सकता है। फिर उसके पश्चात जो है यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं रूढ़िबद्धता के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, की रूढ़िबद्धता जो है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी होती है। तो सकारात्मक किस प्रकार की होती है? ऐसी रूढ़ी जो व्यक्तियों से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है, जैसे कि ईमानदारी से रहो, माता पिता का आदर करो, अपने से जो बड़े हैं उसका सम्मान करना चाहिए। ये हम कहेंगे जो हमारे समाज में जो हमें सिखाया जाता है, तो वो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है। और जो नेगेटिव है वो जैसे नेगेटिव क्या है कि सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत निषेधात्मक रूढ़ियाँ वर्जना के हिसाब से हमें कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती हैं, जैसे चोरी नहीं करना या वेश्यावृत्ति से दूर रहना। ये सारी जो है वो नकारात्मक रूढ़िबद्धता है। फिर उसके बाद है रूढ़ी युक्तियों की विशेषताएं। पहला हमने पॉइंट लिखा है कि रूढ़ि युक्त एक मानसिक चित्र है। ठीक है, उसके पश्चात हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रूढ़ि युक्त सर्वसम्मत विश्वास होती है। ठीक है, ये दो हमने लिख दिए। फिर उसके पश्चात जो है आगे हम लिखेंगे कि रूढ़ि युक्तियों में सामान्यकरण की क्षमता होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके पश्चात हमारा फोर्थ पॉइंट है रूढ़ि युक्ति अपरिवर्तनशील होती है। फिफ्थ है रूढ़ि युक्ति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है। सिक्स्थ है रूढ़ि युक्ति एक द्विमूल्यन उन्मुखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो सेवेंथ पॉइंट है रूढ़ि युक्ति हमारे प्रत्यक्षीकरण में सरलता लाती है। तो यहाँ पर जो है ये हमने पूरे 7 पॉइंट लिख दिए हैं। डिटेल आप इसमें से देख लीजिए। मैं अगर यदि एक एक लाइन बताऊंगी तो फिर वही बात है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बताएंगे कि रूढ़िबद्धता को पोषित करने वाले कारक कौन से हैं। फैक्टर्स फोस्टरिंग द स्टीरियोटाइप, कि कौन से जो कारक हैं वो रूढ़िबद्धता को बढ़ाते हैं। जैसे समाज के सभी व्यक्तियों में रूढ़ि युक्ति नहीं होती, कुछ युक्तियों में यह होती है, कुछ हम कहेंगे कि व्यक्तियों में होती है और कुछ में नहीं होती। इसका मतलब ये है कि रूढ़ि युक्ति अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कारकों का वर्णन किया है जिसके द्वारा व्यक्ति में रूढ़ि युक्तियाँ विकसित तथा संपोषित होती है। जैसे फर्स्ट है अपूर्ण अनुभव एवं अधूरा ज्ञान।
जैसे किसी एक वर्ग या समुदाय के बारे में हम रूढ़िवादी हो जाते हैं। उस वर्ग या समुदाय विशेष के कुछ व्यक्तियों के प्राप्त खंडित अनुभव और अल्प ज्ञान या जानकारी होना। फिर है दूसरा है सामाजीकरण। सामाजीकरण में भी हमने जो है लिख दिया है कि व्यक्ति जो है समाज से सीखता है। सामाजीकरण की पहली सीढ़ी वो उसका परिवार होता है। तो जैसा उसका परिवार होता है, जिस रूढ़ी को वो मानता है, ऑटोमेटिकली जो है हम ये कहेंगे कि उस रूढ़ी का हस्तांतरण जो है वो बच्चों में भी हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी। सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी से युक्तियों का विकास और संप्रेषण होता है। तो ये आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात जो है नेक्स्ट जो है वो है अनुसरण। रूढ़ि युक्तियों के विकास और पोषण में अनुसरण की जो प्रवृत्ति है वो भी उत्तरदायी है। मानव स्वभाव से अनुसरण करता है, अतः जिन लोगों के अधिक संपर्क में रहता है उनके विचार और विश्वास का वो अनुसरण करता है, और जिन लोगों के अधिक संपर्क में वो रहता है। फिर परंपरा और लोकोक्तियाँ, इसमें हम लिखेंगे कि रूढ़ि युक्तियों के विकास में हमारी परंपरा और लोक रीति की भी जो है महती भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज की परंपरा में प्रचलित जो रूढ़ि युक्तियों हैं उनको शीघ्र ही अपना लेता है। मेरे ख्याल में आप समझ ही रहे होंगे। फिर रूढ़ि युक्तियों का महत्व क्या है, इनका महत्व ये आप लिख देंगे। इम्पोर्टेंस, दो पॉइंट है कि सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियों का कार्य और महत्व, और यहाँ पर हमने विस्तार से बताया है, तो इस तरह से आप विस्तार से लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रूढ़ि व्यक्तियों का व्यक्ति प्रत्यक्षण में महत्व, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। इसी प्रकार से ये 2 पॉइंट आप लिख लेंगे। फिर आगे जो हमारा पॉइंट है, हमने जो हेडिंग डाली है वो है रूढ़ि युक्तियों के द्वारा उत्पन्न समस्याएं, कि अब इन रूढ़ियों के कारण समस्याएं क्या उत्पन्न होती है, ये आप विस्तार से देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा है कि जहाँ लाभ होता है वहीं हानि भी होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के या वर्ग के प्रति की गई पूर्व कल्पनाएं तथा उस व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार में भिन्नता है, ठीक है। जैसे हमने ये लिया है कि पहाड़ी जो नौकर होते हैं विश्वास पात्र और मेहनती होती हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो चोरी करते हुए भी पकड़ा जाता है। फिर उसके पश्चात जो है हमने आगे लिखा है पूर्वाग्रह। प्रेजुडिस के बारे में हम बता रहे हैं। प्रेजुडिस का अर्थ क्या है कि प्रेजुडिस एक लैटिन का भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से बना है, प्री और जुडिशियम। प्री का अर्थ है पूर्व या पहले, और जुडिशियम का अर्थ है निर्णय लेना। फिर हमने यहाँ पर परिभाषा बता दी है। उसके बाद हम विशेषताएं बता रहे हैं कि जो पूर्वाग्रह है प्रेजुडिस वो क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। कि पूर्वाग्रह उपार्जित होता है, भावात्मक स्वर होता है, पूर्वाग्रह व्यक्ति विशेष पर नहीं संपूर्ण समूह पर संचालित होती है, पूर्वाग्रह की प्रकृति कार्यात्मक होती है, पूर्वाग्रह वास्तविकता से संबंधित नहीं होता। 7th है पूर्वाग्रह अस्तित्व रहित होता है, पूर्वाग्रह का निर्माण ऐतिहासिक अध्ययनों से होता है। फिर उसके पश्चात है पूर्वाग्रह के अवयव। कंपोनेंट्स क्या है, संज्ञानात्मक अवयव, भावात्मक अवयव और व्यवहारात्मक अवयव। ये आप इस तरह से पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर उसके पश्चात अगला जो है पूर्वाग्रह का विकास, वो किस प्रकार से होता है। शिक्षा, जाति, धार्मिक समूहन, सामाजिक अधिगम, कुंठा, असुरक्षा और चिंता, आरोपण, नगरीकरण, संघर्ष, प्रतियोगिता एवं सामाजिक गतिशीलता। पूर्वाग्रह को कम करने के क्या उपाय हैं कि अंतर विवाह किया जाए, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार हो, अंतर समूह संपर्क हो, कानून में वैधानिक परिवर्तन हो, असंगत संघर्ष हो और सामाजिक विधान।
फिर उसके पश्चात जो है हमने पूर्वाग्रह के प्रकार कौन कौन से हैं वो पूरे हमने यहाँ पर प्रकार लिखे हैं। जैसे पहले है प्रजातीय पूर्वाग्रह, यौन पूर्वाग्रह, उम्र पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, ठीक है, राजनीति से संबंधित पूर्वाग्रह और वर्ण पूर्वाग्रह, गंध पूर्वाग्रह और विभिन्न मुखाकृति संबंधी पूर्वाग्रह, जाति से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित, रुचि, संस्कृति, क्षेत्रीय, लिंग, राष्ट्रीयता, ये सारे जो है वो पूर्वाग्रह जो है वो उसके प्रकार है। ये आपको पूरे विस्तार से जो है इस तरह से लिखने हैं। फिर उसके पश्चात पूर्वाग्रह के आप लाभ बताएंगे कि लाभ क्या है। ये लाभ हो गए हैं। फिर पूर्वाग्रह की जो है वो हानि क्या है, पूर्वाग्रह की आप हानि बताएंगे। और फिर पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता में दोनों के अंदर अंतर क्या है वो अंतर आपको बताना है। ये हमने 3 पॉइंट्स में अंतर बताया है। पूरा बड़ा है, विस्तार से आपको लिखना है। भाषागत रूढ़िबद्धता एवं पूर्वाग्रह, फिर हमने जो है भारत की भाषाई संरचना और भाषा के बारे में हम बता रहे हैं। इंडो आर्यन परिवार है, द्रविड़ परिवार है, यूरोपियन परिवार है। फिर है भाषागत रूढ़िबद्धता एवं पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु जो है वो क्या प्रयास हैं। ये प्रयास लिखेंगे। पॉइंट वाइज जैसे हमने 5 पॉइंट लिखे हैं और उसी तरह से ये असक्षमता संबंधी रूढ़िवादिता, डिसेबिलिटी क्या है से संबंधित जो पूर्वाग्रह है वो क्या है वो आप बताएंगे। फिर उसके पश्चात जो है हमने धर्म संबंधी जो रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह क्या है वो बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट्स बना के आपको लिखना है। फिर आगे जो है हमने धर्म संबंधी रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु क्या प्रयास हुए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। फिर डिसेबिलिटी है कि डिसेबिलिटी से तात्पर्य क्या है कि बालक के जीवन के किसी विशेष पहलू के विशिष्ट लक्षणों से है जिसके कारण सामान्य से अपसरण की मात्रा उसे सामान्य बालकों से पृथक करती है। यानी डिसेबिलिटी का मतलब वही हो गया कि बालक जो है कुछ विशिष्ट लक्षणों के कारण वो विशिष्ट है, असामान्य है। फिर डिसेबिलिटी के प्रकार क्या है, कितने प्रकार हैं। व्यक्तिगत डिसेबिलिटी होती है, इंडिविजुअल होती है, और जो हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल होती है। सामाजिक डिसेबिलिटी होती है। तो शारीरिक व्यक्तिगत कौन सी होती है, शारीरिक डिसेबिलिटी मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। और यहाँ पर हमने उनके बारे में बता दिया कि क्या है वो। फिर उसके पश्चात जो है हमने मानसिक का बताया और मनोवैज्ञानिक बताया। फिर सामाजिक या अक्षमता या सोशल डिसेबिलिटी जो है वो क्या होती है कि परिवार में कोई कमी होना, गरीबी, शारीरिक अक्षमता, किसी भी वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अन्य बच्चों से मिल नहीं पाते, समस्याओं को बता नहीं पाते, तो वो सामाजिक या सोशल डिसेबिलिटी है। फिर उसके पश्चात जो है जातिगत रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह क्या है। जैसे कि हमारे देश में है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सदस्यता जो है वो दी जाती है, जिसके कारण उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जाति का अर्थ है कास्ट, ये आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर परिभाषा आप बताएंगे और जातिगत रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह क्या है। और फिर उसके पश्चात जो है अब उसके प्रभाव
क्या है कि जातिगत रूढ़िबद्धता के कारण जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक है, आर्थिक विकास में बाधक है, प्रगति में बाधक है और निम्न जातियों का शोषण होता है, प्रजातंत्र का विरोधी है और व्यावसायिक प्रगतिशीलता में बाधक। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जो है विस्तार से आपको इस सेशनल को लिखना है, तभी आप लिख पाएंगे। थैंक यू।